हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ और मैथ्स में आपको मैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपके पूरे सिलेबस से लिए हुए हैं, तो जितना कुछ आपने अभी तक मैथ्स में सीखा है यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक है, और आप सभी का प्रयास यही रहना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो 5 के 5 जो हैं वो आपके करेक्ट रहें। क्लियर है? और जो आज मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ऐसे ही मिलते जुलते आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो साथ साथ आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार होते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि 3, 12, 45 और x समानुपात में हैं तो x का मान है। फटाफट से बताइए कि अगर ये चारों राशियां समानुपाती राशियां हैं तो x का मान क्या रहेगा। तो इन चारों राशियों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3:12 समानुपात 45:x। क्या बताया था आपको कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन कौन से हैं? तो 3 गुणा x बराबर किसके हो जाएगा? अंतः पद कौन कौन से हैं? 12 गुणा 15 वो 45। ठीक है, 3 को पक्षांतर कर दो तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 45 बटे 3। 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 का गुणा कर दो, 4 पंजे 20, हासिल 2 लग जाएगी, 4 चौक 16 और 2 18। यानी कि कितना मान x का निकल के आया? 180। कहीं पर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी ने कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। जिन्हें बहुत डर लगता है मैथ्स में, वो इस टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। आराम से आप पासिंग मार्क्स तक तो पहुंच ही जाओगे। जिनको बहुत डर लगता है और उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मैं उनके लिए ये चीज़ें बता रही हूँ। और जो मेहनत करना चाहते हैं, भले ही उनकी मैथ्स वीक क्यों ना हो, आराम से वो 20+ स्कोर कर सकते हैं अगर वो एक मन में ठान लें कि हाँ हमें करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई होगी, बताइएगा कितनी चौड़ाई निकलेगी। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले अनुपात को लिख लो। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, कितना दिया है? L/B आपको दिया है 5:4। इसके बाद मैंने स्टेप बताया था कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकाल लीजिए। बस क्या करना है, आपको एक वेरिएबल इनके साथ लगा देना है। जैसे 5 है तो 5x कर दो और चौड़ाई कितनी बन जाएगी? 4x। अब वापस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में क्या दिया है? कमरे की लंबाई 15 मीटर दी है और हमने कमरे की लंबाई कितनी निकाली? 5x। इसका मतलब 5x 15 के इक्वल है। ठीक है, कमरे की लंबाई है कितनी? 15 मीटर। तो आपका 5x बराबर हो जाएगा 15। यहाँ से x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 15/5। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। x का मान कितना निकल आया? 3। यहाँ पर 4x में x की जगह रख देंगे क्या? 3। तो b बराबर निकल आएगा 4 गुणा 3, यानी कि 4 तियाँ 12 मीटर। कहीं पर दिया है 12 मीटर ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। यानी कि उस आयताकार कमरे की चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर है। क्लियर? चलिए, अगर आपको चेक भी करना है, अपना आंसर क्रॉस चेक करना है, तो क्या करो? लंबाई उठाओ 15 मीटर, चौड़ाई उठाओ 12 मीटर और 15 और 12 का ज़रा रेशियो फाइंड करो। 15 और 12 का रेशियो क्या? 5 और 4 निकल के आ रहा है। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। कितना रेशियो आ गया? 5:4, जो प्रश्न में ऑलरेडी दिया था। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट आइएगा थर्ड क्वेश्चन पर। 4096 का घातीय संकेतन है। 4 की घात 6, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 4। तो इसके लिए आपको क्या तरीका बताया था कि जो भी संख्या दी जाए उसके आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा।
ठीक है, उसके बाद आप इसको घातीय रूप में लिख पाओगे। तो 40 96 दिया है, इसके फैक्टर कर लेंगे। 40 96 के फैक्टर करिएगा। चाहे तो 2 से कर लीजिए, नहीं तो 4 से। आपको 4 की घात के रूप में ही लिखना है तो क्यों ना 4 से ही डिवाइड करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। फिर 4 से कर दीजिएगा। 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचेगा। 4 पंचे 20 और 4 छिंग 24। फिर 4 से कर दीजिएगा। 4 छिंग 24, ठीक है, 6 और उसके बाद 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 4 चौक 16। फिर 4 से कर दीजिएगा। 4 एकम 4, यहाँ पर 2 बचेगा। 4 छिंग 24। फिर 4 से करेंगे। 4 चौक 16 और फिर 4 से 4 एकम 4। क्योंकि हमें 4 की घात के रूप में ही लिखना था, इसीलिए हमने 4 से डिवाइड देते हुए चले हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर कह लो या फैक्टर आपको बस करने थे उसी मेथड से। चाहे तो आप 2 को लेकर भी चल सकते थे, फिर आप वहाँ से 4 कर लेते। तो यहाँ पर देखिए कितने 4 आए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बन गया, 4 की घात 6 बन गया। कहीं दिया है, पहला ऑप्शन आपका दिया है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4 की पावर 6। यानी कि 40 96 का मतलब क्या है, 4 की घात 6। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में घुमा फिरा के। क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई दर है और उस दर से कोई भी धन होगा आपका, वो 5 साल में 2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास 10 रुपये थे तो वो 5 साल बाद कितने हो गए, 20 रुपये हो गए, दुगने हो जाएंगे किसी दर से। वो दर आपको फाइंड करनी है और यहाँ पर राशि भी नहीं दी है। तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो राशि है यानी कि जो मूलधन है वो क्या है, x है, या आप p मान लीजिएगा, p मान लो। अब 5 साल बाद समय भी यहाँ पर दिया है, समय कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। 5 साल बाद यही धन हमारा क्या हो गया, 2 गुना हो गया, 2 गुना धन हो गया। यानी कि जो मूलधन था वो हमें ब्याज के साथ में मिल रहा है। 5 साल बाद कितना मिल रहा है, दुगना। यानी कि जब आपको जो राशि है वो मूलधन और ब्याज साथ साथ में प्राप्त जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन। यानी कि 5 साल बाद आपको जो राशि देगा कोई व्यक्ति, लौटाएगा, वो क्या होगा, मिश्र धन होगा, क्योंकि उसमें ब्याज भी होगा और मूलधन भी होगा। तो यहाँ पर मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन हो गया p का दुगना यानी कि 2p। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला होगा, कोई बता सकता है ब्याज कितना मिला होगा। ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 2p और मूलधन है p, यानी कि ब्याज कितना मिला, 2p में से 1p माइनस करोगे यानी कि ब्याज मिला है p। साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिए फटाफट, SI बराबर p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मान रख दो यहाँ पर मूलधन कितना है, p हम संकेतों में हमने लिया है तो मूलधन p रखेंगे और ब्याज कितना निकाल के बैठे हैं, p। तो p इक्वल p मल्टीप्लाई r निकालना है, t की जगह 5 रख दो अपॉन में 100। p से p कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 पक्षांतर कर दो इसको। तो r बराबर कितना निकल आया, 20%। आ गया समझ में, कहाँ दिया है, यहाँ पर। आप x लेकर भी कर सकते थे, x लेकर भी समझा देती हूँ। राशि को हम क्या मान लें, यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास जो राशि है वो कितनी है, x है। तो इस अनुसार हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा हमारा 2x। दुगना ही तो होगा तो मूलधन हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 2x। राशि x मानी, मिश्रधन हो गया 2x। ब्याज कितना होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज कितना निकल आया, x। जहाँ पर आपने p लिखा था वहाँ पर क्या कर देना है, x कर देना है बस। x यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी लेकर के आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको डर लगता है भाई मैथ से वो ज़रूर तैयार कर लो। 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं, एक वेरी शॉर्ट में और एक MCQ में। हर बार लॉग से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं
और इसी टाइप से आएंगे। फटाफट से आंसर करो। log बेस 2 128 इक्वल 7 को घातांक रूप में लिखना है। log बेस 2 128 इक्वल 7 घातांक रूप में कैसे लिखोगे? तो क्या बताया था, जो आधार होता है उसको ले लीजिएगा। आधार कितना है यहाँ पर 2, इक्वल के इधर जो भी नंबर दिया है ये आधार पर घात के रूप में आ जाएगा और सबसे बड़ा नंबर इक्वल के इधर पहुँच जाएगा। क्या बनेगा? 2 की घात 7 बराबर 128। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाता, यहीं आपको कुछ ऐसे देते यहाँ पर 3 की घात 3 की नहीं 2 की घात लेते हैं, चलो 2 की घात 3 बराबर 8। इसको लॉग के रूप में कैसे लिखते? तो लॉग के रूप में लिखना भी सीख लो। देखो लॉग जिस पर घात लगी है वो बनता है आधार, 2 पर घात लगी है 2 बन जाएगा आधार। इसके बाद इधर वाला नंबर लिखेंगे यहाँ पर 8। तो log बेस 2 8 इक्वल जितनी घात थी वो इधर पहुँचा देंगे 3। तो ये हो गया लॉग रूप में। आपको दोनों रूप आने चाहिए, घातांक रूप से लॉग रूप और लॉग रूप से घातांक रूप। यही 2 प्रकार के क्वेश्चन पूरे के पूरे लॉग चैप्टर से आते हैं और बहुत आसान है। तो तैयार कर लो लॉग को, और एक समुच्चय वाला टॉपिक और है उसको। नेक्स्ट आइएगा 6th क्वेश्चन पर, समुच्चय से ही क्वेश्चन है, देखिएगा अगला वाला। यदि समुच्चय A बराबर x सच दैट x विषम संख्या और x इज ग्रेटर देन 3 और b दिया है समुच्चय B में 2 3 4 5 6 7 8, तो b माइनस a का मान है। सबसे पहले समुच्चय A के अवयव लिखो, कि अवयव तो यहाँ पर दिए नहीं है। अवयव के लिए उन्होंने एक कंडीशन आपको दे दी। क्या कंडीशन दी है? कि x जो है वो विषम संख्याएं हैं और 3 से बड़ी हैं। x का मान क्या है? 3 से बड़ा। ठीक है, तो 3 से बड़ी जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सबको लिख दो। 3 से बड़ी लिखनी है तो 3 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 5, इसके बाद 7, फिर 9, फिर 11, फिर तो चलती ही रहेंगी, ख़त्म होंगी नहीं। समुच्चय B में क्या दिया है? 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए b माइनस a का। क्या बताया था? जिस समुच्चय में से माइनस करना होता है उस समुच्चय के जो अवयव दूसरे समुच्चय में मिल रहे हैं उनको हटा करके बाद बाकी अवयवों को लिख लेना। कौन कौन से मिल रहे हैं? तो देखो 5 मिल रहा है, 5 को हटा दो। उसके बाद 7 मिल रहा है, बाकी तो कोई नहीं मिल रहा है। अब समुच्चय B के जो अवयव बचे हुए हैं उनको लिख दो। समुच्चय B के ही लिखने, A के अवयवों से अब कोई लेना देना नहीं है। जिसको घटा रहे हैं उसके अवयव नहीं चाहिए, जिसमें से घटा रहे हैं उसके बचे हुए अवयव लिखो। तो कौन कौन बचा है? 2 3 4 6 और 8। यही क्या हो गया आंसर? कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर B में 2 3 4 6 8। तो यही आपका सही हो जाएगा, B ऑप्शन हो गया सभी का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 7th क्वेश्चन देखिएगा। व्यंजक 25x² माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर का गुणनखंड है। फटाफट से बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? 25x² माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। 25x² को आप क्या लिख सकते हो? 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो? प्लस 3y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ पर देखिए 2ab बनेगा। ये a है हमारा, ये बन गया b², बीच में पक्का 2ab आएगा। तो कैसे लिखोगे? 2 × 5x × 3y। एक बार बस क्रॉस चेक ये करना होगा कि जो आपने ये लिखा है क्या ये वाला पद ऊपर वाले के बराबर बैठ रहा है। तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर लो। 5 दूनी 10 तियाँ 30 xy बराबर बैठ रहा है, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ बना वो किसका बन गया? सर्वसमिका a माइनस b का होल स्क्वायर 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²।
तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। a हमारे पास क्या है 5x और b क्या है 3y। तो यहाँ पर आपका मान निकल आएगा 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आपका सही हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी समझ चुके होंगे। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 वर्ग मीटर बराबर है 1000 वर्ग सेंटीमीटर के, 100 वर्ग सेंटीमीटर के, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के, या फिर 10 वर्ग सेंटीमीटर के। 1 वर्ग मीटर, बताओ फटाफट से, 1 वर्ग मीटर किसके बराबर है? देखिए यहाँ पर 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखिएगा, 1 मीटर पे होल स्क्वायर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सभी को पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर की जगह क्या रख दोगे, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, ऊपर होल स्क्वायर लगा था तो वो भी तो लगेगा। अब इस जो ब्रैकेट है इसको खोलो, यानी कि स्क्वायर खोल दो। तो 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुणा 100, और सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो। कितना बन जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 0। सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें सेम हैं। तो कितना होगा 1 वर्ग मीटर में, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर सही रहेगा सी ऑप्शन, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें बहुत गलती होती है, इसलिए जब इसको लिखो तो ये मान के चलना कि यहाँ पर क्या है, एक ब्रैकेट है। क्योंकि देखियो ऐसा क्यों होता है, जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, और मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसे लिखा हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसको ब्रैकेट में लिख कर के ऊपर स्क्वायर चढ़ाइए, या फिर क्यूब है तो क्यूब चढ़ाइएगा। नेक्स्ट आइए 9th क्वेश्चन पर। 2,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, क्या है, 2,000 रुपये का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा, ठीक है। ये है P, ये है R और ये है T। SI निकालना है। तो SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है 2,000, R कितना है 5, समय कितना है 2 वर्ष, बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 का 2 20 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200। कितना आ गया यहाँ पर 200 रुपये, कहीं दिया है सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर कौन सा सही रहेगा, सी ऑप्शन, यानी कि 200 रुपये, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते, 2 दूनी 4, 40 हो जाता, और फिर आप कर लेते 5 चौके 20 और 0, जैसे चाहें आप वैसे कैलकुलेशन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पर 15 मिनट का 1 घंटे से अनुपात बताइए। 15 मिनट का रेशियो चाहिए किससे, 1 घंटे से रेशियो चाहिए। तो पहले तो इन दोनों को क्या करो, एक ही राशि में लेकर के आओ, मिनट में कन्वर्ट करो या फिर आवर में। तो 15 मिनट को हमने 15 मिनट ही रहने दिया, घंटे को कर दिया मिनट में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौके 60। कितना आ गया 1/4, यानी कि अनुपात कितना बन गया 1:4। कहाँ दिया है, बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर रहेगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिसका अनुपात जिससे पूछा जाए, जो पहले पूछा जाए उसका मान पहले रखना, जो बाद में बोला जाए उसका मान बाद में। जैसे 15 मिनट का 1 घंटे से पूछा था तो 15 मिनट पहले 1 घंटा बाद में, और अगर 1 घंटे का 15 मिनट से पूछे तो 1 घंटा पहले और 15 बाद में, तब यही अनुपात पलट जाएगा, तब हो जाएगा 4:1, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा 11th क्वेश्चन पर। एक घनाकार टंकी की भुजा 20 सेंटीमीटर है, बताइए टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। एक कोई घन के आकार की टंकी है, ठीक है, घना बन गया, ये तो घन नहीं बना, चलो कोई नहीं। एक घन के आकार की टंकी है, इसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर। टंकी में कितना पानी आएगा, तो टंकी में पानी कितना होगा, जितना टंकी का आयतन होगा। जैसे कि आपको एक गिलास में पूछा जाए कितना पानी होगा, जितना उस गिलास का आयतन होगा।
और टंकी है कैसी, घनाकार है, तो टंकी का आयतन क्या बनेगा, जो घन का आयतन होगा। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन। सूत्र अगर नहीं याद है तो भाई अच्छे से याद कर लो। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। भुजा कितनी है 20, तो 20 का क्यूब हो जाएगा, गुणा कर दो, 20 गुणा 20 गुणा 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, 0 0 0 घन सेंटीमीटर। हमें तो लीटर में चाहिए, तो एक यहाँ से याद रखना, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 लीटर। तो 8000 घन सेंटीमीटर में कितने लीटर बनेंगे जा कर के, 8 लीटर। तो टंकी में कितना पानी आएगा, 8 लीटर। कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए 12th क्वेश्चन पर। यदि a बराबर 2 4 6 8 10 और b बराबर 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, तो a माइनस b का मान ज्ञात करें। a माइनस b का मान चाहिए, ठीक है। तो ये देखो समुच्चय a के कौन कौन से अवयव b में कॉमन मिल रहे हैं, उनको हटा दो बस। कौन कौन मिल रहा है, तो भाई 2 मिल रहा है। इसके बाद कौन मिला, 4 मिला। फिर कौन सा मिला, 6 मिला। और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब समुच्चय ए के जो बचे हुए अवयव हैं उनको लिख लो। कौन कौन बचा है, 8, 10। ठीक है, समुच्चय बी के फिर जिसको घटाते हैं ना उसके अवयवों से कोई मतलब नहीं होता। बस हमें ये देखना होता है कि जिसमें से घटा रहे हैं उसके कौन कौन से अवयव समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय में हैं, उनको हटा दो, बाद बाकी सारे ले लो। तो 8, 10 यानी कि कौन कौन से अवयव निकल आएंगे यहाँ पर, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 8, 10। कौन सा आंसर सही है, तो उत्तर आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट आइए 13 क्वेश्चन पर। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है कोई, ये इस वृत्त में जीवा कितनी है, 10 सेंटीमीटर लंबी कोई एक जीवा है, बीच में केंद्र होगा। जीवा की लंबाई कितनी होगी, आपको दी है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दी गई है 13 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, केंद्र से जीवा की दूरी। आप जानते हैं केंद्र से जीवा पर जब हम लंब डालते हैं तो वो जीवा को आधा आधा बांट देता है। यानी कि अगर पूरी जीवा 10 सेंटीमीटर की है तो सिर्फ अगर इतनी लंबाई की बात करोगे तो ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी या नहीं। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को, कौन सा वाला, ये वाला, ये त्रिभुज दिख रहा है। ये कैसा है त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस लगती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार को हम मान लेते हैं यहाँ पर x, ठीक है, सॉरी लंब को मान लेते हैं x, आधार तो हमें दिया ये 5। चलो सॉल्व करो फटाफट से इसको, कितना आंसर आ रहा है बताइए सभी लोग। क्या सूत्र लगाना है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमने x माना है तो x का स्क्वायर, आधार कितना माना है 5 सेंटीमीटर। बस माना नहीं, आधार तो निकाला है, 10 में से कितना आधा आधा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा आपका, क्योंकि त्रिज्या ने क्या किया है, केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला है उस लंब ने जीवा को आधा आधा कर दिया। 10 सेंटीमीटर थी तो 5 5 हो गई, अगर 12 होती तो 6 6 सेंटीमीटर हो जाती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, 5 का 25। इधर पक्षांतर करो तो 169 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर। माइनस करेंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ पर 1 x स्क्वायर, रूट लेंगे हम तो कितना निकल आएगा 12 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से, 12 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही। 14 क्वेश्चन पर आइएगा।
क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं और इनके केंद्र के बीच की दूरी है 7 सेंटीमीटर। तो उनसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 5 और 2 कितने हो रहे हैं, 7 ही हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों वृत्त कैसे रखे होंगे, चिपके हुए रखे होंगे, तभी तो 7 बनेगी इनके बीच की दूरी। ये वाली यहाँ से यहाँ तक वाली 5 और यहाँ से यहाँ तक वाली 2, यानी कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 5 2 7 सेंटीमीटर। जब आपको पता है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं किसी एक बिंदु पर, तो इनसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम? एक ये वाली, एक इस प्रकार से खींचेगी, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है खींचने में, लेकिन समझ जाइए आप, और एक इनके बीचों बीच से। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 3 स्पर्श रेखाएं। तो आपका उत्तर सही रहेगा सी ऑप्शन। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 3 स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि माध्यिका ज्ञात करनी हो तो जो भी आंकड़े दिए जाएं उनको आप एक क्रम में लिख लीजिएगा, या तो आरोही या फिर अवरोही। तो यहाँ पर हम कैसे क्रम में लिख रहे हैं, आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़ा। सबसे छोटा मान क्या है, 4, इसके बाद 8, सॉरी 6 दिया है, तो 6, फिर 8, 9, 12, 14 और 17। एक ट्रिक आपको बताई थी माध्यिका निकालने की, पीछे से और आगे से एक एक काटते हुए चलना। तो एक आगे से काटा, एक पीछे से, फिर एक आगे से, फिर एक पीछे से, फिर एक आगे से, फिर एक पीछे से, जो बच जाए वही क्या होती है, माध्यिका। 9 बच गया तो यहाँ पर 9 ही क्या हो जाएगा, माध्यिका, यानी कि ए ऑप्शन सही है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी नहीं बचेगा, जैसे मान लीजिए यहीं पर कुछ ये आंकड़ा ऐसे दिया होता, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14 और 17, तो आप काटते इसको, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, इस प्रकार से चलते, बीच में 2 नंबर मिलते, तब कैसे माध्यिका निकालते, इन दोनों नंबर को प्लस करते और भाग दे देते 2 का, ठीक है, तब आपके जो भी नंबर निकल के आता वही क्या बन जाती, माध्यिका। जब बीच में 2 नंबर बचे तब ऐसे लगाना, और जब 1 बचे तो सीधे सीधे वही नंबर आपकी माध्यिका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 120 डिग्री। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वृत्त वाले चैप्टर से। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान कितना होता है, तो ये होता है 90 अंश, ठीक है। इस प्रकार का कोई वृत्त है और केंद्र से आपकी गुजरता हुआ व्यास जाएगा, 2 आपके अर्धवृत्त बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो कोई भी अर्धवृत्त में हम एंगल बनाएंगे, वो एंगल हमारा कितने का रहने वाला है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृत्त के चाप और उसकी जीवा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। कोई भी एक वृत्त हमने लिया, इस वृत्त में वृत्त के चाप के द्वारा, चाप का मतलब क्या होता है, ये वाली आकृति, ठीक है, ये वाली शेप, और हमने एक जीवा ले ली, तो ये जो एरिया बना ये क्या कहलाएगा, बताओ, ये कहलाएगा वृत्तखंड। तो कौन सा आंसर सही रहेगा आपका, बी ऑप्शन, वृत्तखंड। उम्मीद है कि आप सभी के सारे क्वेश्चन सही रहे होंगे। 17 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं और 17 के 17 आपके सही रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर आपका रहा आज, 17 क्वेश्चन में कितने सही रहे हैं। और प्रयास मेरा यही है कि जितना हो सके, जिनको डर लगता है भाई, वो डर से उन्हें छुटकारा मिल जाए। कहीं ना कहीं उन्हें पासिंग मार्क्स की टेंशन रहती है, तो उन्हें पासिंग मार्क्स तक तो वो खुद से कर पाएँ, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।